चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय कर एवं राज्य कर के बारे में। तो हमारा जो है टैक्स सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं केंद्रीय कर एवं राज्य कर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो बात करें हम केंद्रीय कर के बारे में। केंद्रीय कर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ठीक है, यानी कि केंद्रीय कर। और यहाँ अगर बात करें हम संविधान की 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल की, तो इसमें प्रथम जो सूची है, प्रथम सूची मतलब देखिए इसमें 3 सूची होती है, 3 सूची, यानी कि जो 7 सूची है उसमें आपको देखने मिलेगा एक तो संघ सूची होती है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये तीनों सूची का वर्णन कहाँ पे किया गया है? 7th जो है 7 नंबर का जो शेड्यूल है संविधान के अंतर्गत उसमें किया गया है। उसमें पहली सूची आपको देखने को मिलेगी कौन सी? संघ सूची। संघ सूची मतलब प्रथम सूची जिसे हम बोलते हैं, संघीय कर के रूप में ये जो है वर्णित की गई है। और इस प्रथम सूची को संघीय सूची यानी संघ सूची कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार के कर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयकर देखने को मिलेगा, आयकर के अतिरिक्त कृषि आय के अतिरिक्त कर मिलेगा, निगम कर देखने को मिलेगा, सेवा कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, आयात निर्यात शुल्क देखने को मिलेगा, अफीम व एल्कोहल से संबंधित जो पेय पदार्थ है उनको छोड़कर वस्तुओं के संबंध में उत्पादन शुल्क देखने को मिलेगा, जो कि औषधि प्रसाधन उत्पादों सहित देखने को मिलेगा। कृषि भूमि से जो भिन्न अन्य संपत्ति है उसके संबंध में हमको यहाँ पे संपदा तथा उत्तराधिकार से संबंधित शुल्क देखने मिलेगा। व्यक्तियों तथा कंपनियों की जो संपत्ति है उसकी पूंजीगत मूल्य पर जो है यानी कैपिटल वैल्यू पर कर देखने मिलेगा कृषि भूमि के अतिरिक्त। और प्रपत्र और स्टाम्प शुल्क, इन सभी चीज़ों से संबंधित जो कर है वो केंद्रीय कर के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही शेयर बाजारों की अगर बात करें, सट्टा बाजार, तो इनके व्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, उसके अलावा रेल यात्रियों के जो किराए है, माल भाड़े है उन पर कर, रेल है, समुद्र है, वायु मार्ग है, इनके द्वारा ले जाए जाने वाले जो यात्री है तथा जो माल है उन पर भी यहाँ पे कर लगता है, जिसे हम टर्मिनल टैक्स बोलते हैं। तो ये सभी जो कर है वो किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय कर। और केंद्रीय कर कहाँ पे आते हैं? संघ सूची में। और संघ सूची कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची, उसके अंतर्गत हमको 3 सूची देखने को मिलती है, 3 लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें यूनियन लिस्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब संघीय सूची में हम देखें तो संघीय सूची में सम्मिलित जो सभी ऊपर के हमने जो भी कर देखे ये वाले, इन सभी करों से प्राप्त होने वाले संपूर्ण राजस्व की प्राप्ति केंद्र मतलब जो है जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी इन सभी कर से, वो ओनली केंद्र की नहीं होती है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से इनमें से कुछ करों से प्राप्त राजस्व का बंटवारा मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के मध्य यहाँ पे बंटवारा होता है। और उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे कृषि की बात करें तो कृषि की आय के अतिरिक्त अन्य आय पर जो है कर लगता है, उत्पाद शुल्क लगता है, ये सभी जो है दोनों के मध्य यहाँ पे बंटवारा होता है, यानी कि ओनली केंद्र के द्वारा ये चीज़ें रखी नहीं जाती। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार की अगर बात करें, वाणिज्य की बात करें, तो इस पर संघीय सूची में शामिल है ये, परंतु वसूली तथा इनके राजस्व का उपयोग राज्यों के द्वारा किया जाता है। और उपहार कर, जैसे कि मैंने बात किया था, गिफ्ट जो टैक्स है, साथ में व्यय कर है, इनको लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जो कि ना तो केंद्र सूची में है और ना ही राज्य सूची में है। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिलती है केंद्रीय कर के अंतर्गत। उसके बाद एक होता है राज्य कर। तो राज्य कर आपको पता है राज्य कर कहाँ पे देखने मिलेगा? अब जैसे मैंने बात किया था 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 लिस्ट है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो दूसरे नंबर की जो सूची है जो कि राज्य सूची कहलाती है, द्वितीय सूची, इन सभी में जो है राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किए जाने वाले सभी कर यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। और राज्य सरकार मतलब यदि चाहे तो उनके द्वारा यह अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र द्वारा कर जो है राजस्व संग्रहित करके उस राज्य सरकार को दे दिया जाता है, यानी कि ये अगर चाहे तो ये सेंटर को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकता है ये अधिकार, और सेंटर उसको वसूल कर जो है राज्य को प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही हम देखें हमको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, यानी पश्चिम बंगाल भारत में। और इसके अलावा हमको जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्य सरकारों ने कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूल करने का अधिकार केंद्र को सौंप दिया है। मतलब ये दोनों राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों राज्यों के अलावा सभी जो राज्य है उन्होंने क्या करा है, केंद्र सरकार को कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूलने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को दे रखा है। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो कर है जो राज्य कर के अंतर्गत आते हैं, जो कि 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं।
लगान या भूमि कर हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए माल के क्रय विक्रय पर कर जो है देखने को मिलता है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पे कृषि आय कर देखने को मिलता है, भूमि तथा भवन कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, मदिरा नशीले पदार्थ आदि से संबंधित जो उत्पादन शुल्क है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले जो माल है उस पर भी टैक्स लगता है। खनिज अधिकारों पर कर लगता है जिसके अंतर्गत संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन ही होना चाहिए। विद्युत के उपयोग से संबंधित विक्रय पर कर है। गाड़ियों, पशुओं, नावों पर जो कर है। सड़क है, आंतरिक जलमार्ग है, यात्रियों के माल के आवागमन के अंतर्गत जो कर लगता है। विलासिता से संबंधित जैसे कि मनोरंजन है, जुआ, इन सभी पे जो कर लगता है वो राज्य कर के अंतर्गत आता है। पथ कर यानी टोल टैक्स जिसे हम बोलते हैं। पेशे यानी कि प्रोफेशन है, व्यापार है, आजीविका है, रोजगार पर कर है, विज्ञापनों पर कर है जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के विज्ञापनों के अतिरिक्त ये विज्ञापन कर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी में जो कर लगेंगे वो कहलाएंगे राज्य कर। और राज्य कर कहाँ पे आते हैं? 7वीं अनुसूची, जो संविधान की 7वीं अनुसूची उसमें 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट में स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल की जाती है। इसके बाद हमको एक चीज देखने को मिलती है जो कि है केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है कर राजस्व का विभाजन। तो यहाँ देखिए केंद्र तथा राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन। तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की जो व्याख्या है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जैसे आपने संविधान पढ़ा तो संविधान में आपने केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो देखा, और इसमें आपको जो आर्टिकल नंबर 264 से 293 ये इन आर्टिकल में आपको वित्तीय संबंध की जो व्याख्या है, वित्तीय संबंध की व्याख्या जिसके अंतर्गत स्टेट प्लस सेंटर, सेंटर प्लस स्टेट को यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है संविधान के अंतर्गत। और इनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जबकि राज्य स्तर के विषय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। और शेष विषय की अगर बात करें तो वैसे जो विषय है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उन पर कर लगाने संबंधी जो निर्णय है उसका अधिकार केंद्र को है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद की स्थिति होती है तो सेंटर ही यहाँ पर पावरफुल माना जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। जो मतलब केंद्र सरकार द्वारा आरोपित करों को मुख्य रूप से हमको देखने को मिलेगा 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। पहला तो देखिए केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित और स्वयं के द्वारा उपयोग, ठीक है। तो ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं यानी कि केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, साथ में उसके द्वारा वसूले भी जाते हैं और केंद्र के द्वारा स्वयं ही उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो हम बात करें यहाँ पे सीमा शुल्क इसकी श्रेणी में आता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो कर होते हैं वो होते हैं ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, संग्रहित भी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें से यानी कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों के मध्य यहाँ पे कुछ बंटवारा देखने को मिलता है। तो पहले तो ये स्वयं उपयोग करता था, दूसरा ये स्टेट के साथ में भी यहाँ पे शेयर कर रहा है। तीसरा जो प्रकार का जो कर होता है वो केंद्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं परंतु राज्य द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है और उपयोग किया जाता है। जैसे मतलब ऐसे कर जो केंद्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं और साथ में जो है क्या किए जाते हैं यहाँ पे केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, किंतु संग्रहण उनका कौन करता है? संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और उपयोग भी जो है राज्यों के द्वारा ही किया जाता है। उपयोग भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों के द्वारा। जैसे हम बात करें हमको देखने को मिलता है स्टाम्प जो शुल्क है, स्टाम्प शुल्क इसके अंतर्गत आता है। साथ में औषधि से संबंधित जो प्रसाधन से संबंधित जो उत्पाद शुल्क है वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है? इस प्रकार का जो तीसरा प्रकार का कर है इसमें आती है। कुछ होते हैं केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, साथ में संग्रहित भी किए जाते हैं, परंतु उनका टोटल जो उपयोग है वो कौन करता है? राज्यों के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि पहले सेंटर उसको आरोपित करेगा, संग्रहित भी करेगा और प्रदान किसको कर देगा? प्रदान कर देगा राज्यों को। तो ये सभी प्रकार के जो कर है वो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो कर राजस्व का विभाजन है वो 4 प्रकार से देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमको स्थानीय महत्व की जो वस्तु है उस पर कर लगाने का अधिकार राज्य को प्राप्त देखने को मिलता है और केंद्र एवं राज्य को अलग अलग स्रोतों से गैर राजस्व कर की जो प्राप्ति है, गैर राजस्व की प्राप्ति भी होती है। केंद्र के गैर राजस्व जो स्रोत है उसमें हमको रेलवे से संबंधित देखने को मिलेगा, केंद्र के अंतर्गत पोस्ट एवं टेलीग्राफ प्रसारण आदि में इसमें शामिल है, यानी कि केंद्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल है। उसके अलावा राज्य को भी गैर राजस्व के रूप में वन है, सिंचाई है, इसके साधन तथा राज्यों के उपक्रम से प्राप्त जो लाभ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा केंद्र और राज्य में कर का राजस्व का विभाजन। उसके बाद हम देखने वाले यहाँ पे कुछ ऐसी मत जो देखिए हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी देखी ना। देखिए केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, स्वयं उपयोग किया जाता है। फिर केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, कुछ भाग आपको राज्यों को देखने को मिलेगा, उनमें से मतलब बंटवारा हो जाता है। फिर केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, राज्य के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और राज्य के द्वारा ही उपयोग किया जाता है,
ठीक है। और चौथे प्रकार के जो देखने को मिलेंगे, केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं और पूरा भाग उनको राज्य को दे दिया जाता है। तो उन्हीं में से देखिए यहाँ पे जैसे कुछ प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है, वो हम देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स आपको देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स मतलब जो मतलब व्यक्ति की शुद्ध आय पर लगता है। फिर निगम कर कंपनी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। व्यय कर है, संपत्ति कर है, पूंजी लाभ कर है, लाभांश वितरण कर है, ब्याज कर है, ठीक है। इसके अलावा आप उपहार कर की बात करें तो ये देखने को मिलेगा, संपत्ति कर है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कि जो सीमांत लाभ जो है उससे संबंधित टैक्स है। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन से संबंधित जो टैक्स है। प्रतिभूति व्यापार कर जिसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सभी क्या है, ये एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर, तो जैसे सीमा शुल्क है, जैसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आज की डेट में अगर बात करें तो। उसके बाद केंद्रीय बिक्री कर यानी कि यूनियन सेल्स टैक्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष कर है और ये केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रकार है वो हम देखें, राज्य सरकार के द्वारा आरोपित जो है वो एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर है, मतलब जिनको राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है। तो वो व्यापार एवं बिक्री कर इसके अंतर्गत आता है, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क आता है, राज्य उत्पाद शुल्क आता है, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर आता है, वाहनों पर कर आता है, परिवहन पर कर आता है। उसके बाद प्रवेश कर जिसे चुंगी कर भी बोला जाता है, विज्ञापन पर शुल्क, विज्ञापन पर कर है, विद्युत पर जो है कर या शुल्क है, शिक्षा उपकर है और सट्टेबाजी पर कर है। ये सभी जो है वो किसके द्वारा आरोपित किए जाते हैं, राज्य के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। और ये वाले जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। अब एक और प्रकार हम देख लेते हैं जो कि मतलब जो प्रत्यक्ष कर है और जो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, जैसे कि भू राजस्व कर है, कृषि आय पर कर है, होटल जो प्राप्ति है उस पर भी कर है, व्यवसाय पर कर है, अचल संपत्तियों पर कर है, रोजगारों पर जो कर है वो देखने को मिलेगा, पथ कर यानी कि टोल टैक्स हमको देखने को मिलेगा। तो ये सभी एक प्रकार के क्या है, ये जो है राज्य सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, हमने संपत्ति कर के बारे में बात की, तो संपत्ति कर में हम देख सकते हैं 3 प्रकार के देख सकते हैं। जैसे एक होता है उपहार कर, दूसरा होता है संपत्ति कर और तीसरा होता है संपदा शुल्क। तो ये 3 प्रकार हमको देखने मिलेगा। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स इसको बोला जाता है और उपहार को हम गिफ्ट टैक्स बोल सकते हैं। संपत्ति मतलब वेल्थ टैक्स और संपदा मतलब एस्टेट टैक्स, ठीक है, रियल एस्टेट होता है ना, उसी प्रकार का यहाँ संपदा टैक्स देखने को मिलता है। और वर्ष 1998 की बात करते हैं। वर्ष 1998 के बाद यह नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी अवसर के यानी कि शादी विवाह या कोई आयोजन इनको छोड़कर उपहार प्राप्त करता है तो उसे उसकी आय में जोड़कर 30% की दर से आयकर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बात किया था उपहार कर, तो उपहार कर किसी विशेष कंडीशन को छोड़कर उपहार कर वसूला जाता है, ठीक है। और उपहार कर केवल सगे संबंधियों से लिया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे उपहार जो है सिर्फ सगे संबंधियों से लिया जा सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति उपहार देता है तो उस पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये नियम यहाँ पे देखने को मिलेगा, वर्ष 1998 में लागू किया गया था। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो केंद्रीय कर है और राज्य कर के बारे में हमने देखे। उसके अलावा केंद्र तथा राज्य के मध्य यहाँ पे बंटवारा हमने देखें, जो राजस्व का विभाजन का बंटवारा है वो सारी चीज़ यहाँ पे देखें। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पे तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं जिसको बोला जाता है यहाँ पे वित्त आयोग। और वित्त आयोग अभी वर्तमान में 2020 से 25 के मध्य कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, यानी कि अभी ऑलरेडी 14 बन चुके हैं और 15वां अभी करंट में चल रहा है। तो इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके संबंध में। तो संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280 है। 280 के अंतर्गत एक के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति को पावर है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसके या फिर उसके पूर्व, मतलब कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी ये जो है समाप्त हो सकता है, जैसे कि लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर 5 वर्ष के पहले भी अगर इच्छा हुई, मतलब कुछ जरूरत पड़ी, तो 5 वर्ष या 5 वर्ष के पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ये विवरण दिया गया है आर्टिकल नंबर 280 के 1 में दिया गया है, जो कि संविधान में वर्णित है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम देखें तो 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार के पूर्व सचिव एन के सिंह अभी वर्तमान अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के, इनकी अध्यक्षता में एक 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो इनमें हम देख लेते हैं सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसकी संरचना होती है एन के सिंह जो कि अध्यक्ष अभी वर्तमान में, शशिकांत दास ये सदस्य है पूर्णकालिक, ठीक है,
डॉक्टर अनूप सिंह ये भी सदस्य है, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी ये भी सदस्य है, उसके बाद रमेश चंद्र सदस्य है और अरविंद मेहता ये सचिव है। तो ये देखिए पूर्णकालिक अंशकालिक ये ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं देना है। उसके बाद आप देखिए जो आयोग है, आयोग के कुछ फंक्शंस होते हैं, आयोग के कुछ कार्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, देख लेते हैं हम उनको। तो यहाँ देखिए भाग 12 संविधान का भाग 12 के अंतर्गत अध्याय 1 है, उसके अधीन केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले जो कर है उनके शुद्ध आगम होने नेट जो प्रोसीड ऑफ टैक्स है उसके वितरण एवं आवंटन के विषय में सुझाव देना है। दूसरी चीज़ हम बात करें तो भारत की संचित निधि जो कोष होता है भारत का, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का सुझाव देना। साथ ही हम राज्य वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उसके आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि का संवर्धन करना। उसके अलावा केंद्र राज्यों की वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है, घाटे, ऋण स्तर, नकदी शेष तथा राजकोषीय अनुशंसा के प्रयासों की समीक्षा करना। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, आयोग के कार्यों के अंतर्गत। इसके अलावा जो होता है सशक्त राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की जो है रूपरेखा की अनुशंसा करना। इसके अलावा आयोग जो है विभिन्न विषय पर सुझाव देते हैं, तो विभिन्न विषय पर सुझाव देते समय 1 अप्रैल 2020 से अगले 5 वर्ष यानी कि 25 तक की अवधि से प्राप्त होने वाले जो कर है, गैर कर राजस्व की जो प्राप्ति उसके आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। साथ ही आयोग जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन गठित निधियों जो भी कोष रहता है, निधि रहती है, उसके प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंधन हेतु वित्त पोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त जो अनुशंसा है वो भी कर सकेगा। इसके अलावा हम बात करें 2011 की, तो वर्ष 2011 में मतलब जो है आयोग अपनी अनुशंसा करते समय वर्ष 2011 की जो जनसंख्या है उसके आंकड़ों का उपयोग करेगा और 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर अगले जो 5 वित्तीय वर्ष है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट जो है मतलब ये जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि 1 अप्रैल 2020 से ये शुरू होकर 2025 तक ये चलेगा। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। इसके अलावा आयोग की अगर बात करें मतलब यहाँ देखिए वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय की बात कर लेते हैं। तो वित्त मंत्रालय जो होता है कुछ स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ देखिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। 3 चीज़ें कौन सी? एक तो होता है आर्थिक कार्य का विभाग होता है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हैं। दूसरा होता है राजस्व विभाग जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। और एक होता है व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। पर राजस्व विभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं केंद्रीय राजस्व बोर्ड देखने को मिलता है और वर्ष 1964 में इसका विभाजन किया गया है। तो हम देख सकते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देखने को मिलता है जिसे CBDT बोलते हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा होता है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क जिसे हम CBEC बोलते हैं यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो ये होता है प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष करों के अधिरोपण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों के कार्य करता है CBDT। और CBEC क्या करता है? सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिरोपण से संबंधित नीतियों तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों में गैर कर राजस्व का जो वितरण है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय सरकार जो होती है गैर कर राजस्व में विभिन्न क्षेत्र होते हैं तो उनको आय के रूप में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि रेलवे है, डाक है, टेलीग्राफ है, प्रसारण है, अफीम, चालान एवं टकसाल से संबंधित जो सिक्के छापे जाते हैं। उसके अलावा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रम देखने को मिलते हैं जो कि केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। राज्य सरकारों में गैर कर राजस्व जो होते हैं वो हम देखने को मिलेगा वन, सिंचाई, वाणिज्यिक एवं उद्योग उपक्रम जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन तथा रेशम जो है उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। इसके बाद हमारा जो है टैक्स सिस्टम के अंतर्गत एक और क्लास रहेगी और हमारा टैक्स सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।